हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे द्विघात समीकरणों को हल करना और द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। अभी तक हमने रैखिक समीकरणों को हल किया, अब द्विघात समीकरणों को। द्विघात समीकरण यानी जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी समीकरण की जो अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मूल निकलते हैं। तो इसकी जो अधिकतम घात 2 है तो इसके मूल भी 2 निकलने वाले हैं, यानी जो चर राशि x है इसका जो मान निकलेंगे x के 2 मान निकलेंगे। तो जिन भी लोगों ने अभी प्रश्नावली 4.1 और द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इससे पहले उसको भी देख लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक बार क्या कर लेते हैं। तो हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है, वो लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है ये इसके गुणांक हैं। यहाँ पे x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और ये c है। ठीक है, c अपने आप में एक अलग सी कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। तो यह इस समीकरण और इसके गुणांकों की हम क्या कर लेते हैं, सर्वप्रथम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, 1 है, तो यानी इसका गुणांक 1 है। a का मान यहाँ पे 1 निकलेगा। ठीक है, a बराबर 1। ठीक है, ऐसे इसमें b देखेंगे तो b बराबर क्या निकला, -3। चिन्ह का भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चिन्ह का भी ध्यान देना है। और c की जो वैल्यू है इस समीकरण में, c इक्वल टू क्या है, -10 है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस समीकरण को इससे अगले रूप में लिखने से पहले सबसे पहले हम इनके गुणांक को a और c का गुणा कर लेते हैं, यानी कि a.c यानी a इंटू सी इक्वल टू, तो a यानी 1 इंटू 10 यानी -10 इक्वल टू -10 आया। अब इस -10 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, 2 भागों में इसको यानी बांटना है, 2 भागों में तोड़ लेना है। और वो ऐसा तोड़ना है कि इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला -3 आना चाहिए, जो b है ये मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे हमारे पास कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो भी गुणा करके आता है। ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें -3 चाहिए। अगर हम माइनस का इसको 2 भाग, इसके ऑलरेडी 2 ही भाग हो रहे हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड एक 5 आ रहा, दूसरा 2 आ रहा, तो ऐसे ही 2 भागों में तोड़ लेना है। बड़ी संख्याएं होंगी तो उनको गुणा करके भाग बना लेंगे। तो अगर इसको -5 लिख लेंगे, इसको 2 लिखेंगे, तो -5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। समझ गए? तो इसके बाद जो अगला स्टेप हमें सीधे इसके बाद, ये बीच में इतना जो भाग है ये केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि किस तरह से हम हल करते हैं, इस बीच वाले पार्ट्स को इस तरह से देख लेंगे कि इतना ज़रूर करना है हमें, इसका और इसका गुणा अवश्य करना है, ये x² के गुणांक और c का। ठीक है, a और c का। फिर उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करके उसको इस रूप में तोड़ना है कि हमें बीच वाला ये b का गुणांक मिल जाए, b मिल जाए, यानी x का गुणांक b मिल जाए, -3 मिल जाए। ठीक, तो अब इसको आगे लिख लेंगे x² माइनस ये बड़े वाले को लिख लेंगे 5x, साथ में x और प्लस का 2x। अब -5x में से 2x के गया तो क्या बचेगा, -3x, यही वापस मिल जाएगा। और आगे वही -10 और इक्वल टू 0। समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे हम इसको वही अपना लिख लेंगे x²। अब इसको जो हमारे पास ये आ चुका है ये हमने थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, -5x प्लस 10x और -10 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिया। अब इसको 2 भागों में 2 भाग बना लेंगे। इसका एक ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया।
अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो सकती है उसको कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में एक जैसी चीज़ क्या है, एक्स है। एक्स के अलावा कोई भी अन्य चीज़ हमारे पास यहाँ कॉमन नहीं आ रही, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर में से एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, ठीक है। यहाँ -5x में से x को कॉमन लिया तो क्या बचा, -5। और फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इन दो में कॉमन हमें इस तरह से लेना है कि ब्रैकेट के अंदर x -5 ही आए। दूसरी वाली का जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं हैं या जो पद बचेगा वो x -5 बचना चाहिए। x -5 कब बचेगा, जब हम यहाँ 2 को कॉमन लेंगे। कौन सा, प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये बचेगा x, क्योंकि 2 ले लिया, यहाँ 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5 दूना 10 यानी 5 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बच गया। इसके बाद इन दोनों में x -5 भी, यहाँ भी है x -5 भी है, x -5 दोनों टर्म्स में इधर भी है, तो ये फिर कॉमन आ जाएगा। तो x -5 को दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया। अब अगले ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 2 बचा, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको x -5 और x + 2 इक्वल टू 0 बच गया। तो एक बार x -5 जो पहले वाले ब्रैकेट में है इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, और एक बार x + 2 जो दूसरे ब्रैकेट में है इसको भी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू, इधर प्लस का 5 माइनस का 5 है, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर x + 2 है इक्वल टू 0 है, तो इधर प्लस का 2 था, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके दो मूल ये निकल गए। पहला मूल x = 5 निकला, दूसरा x = -2 निकला। यानी मूलों के जो मूल बताए हैं, एक को हम अल्फ़ा कहते हैं और अल्फ़ा = 5, और दूसरे को बीटा से, जो इनके प्रतीक चिन्ह हैं बीटा से लिखते हैं, तो -2। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसके दो मूल निकल चुके हैं, x के दो मान निकल चुके हैं। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 का एक प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरे भाग को हम देख लेते हैं, जो अभी यहाँ पे नोट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है 2x² + x - 6। तो हमें करना क्या, फिर वही, ये इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे x² का गुणांक 2, यहाँ पे x का गुणांक 1 है प्लस का, और ये माइनस का 6 है। तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करके 6 दूना 12, ठीक है, माइनस का 12 आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से करना है कि हमें प्लस का x बचे। तो 12 का अगर हम चाहें तो ये क्या होता, 4 × 3 = 12, 4 × 3 अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ठीक है। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो चिन्ह वही हो जाएगा, फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे 2x² क्योंकि यहाँ प्लस का चाहिए इसलिए बड़े वाले को प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, और फिर वही माइनस का 6 और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। वही दो पार्ट्स, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। यहाँ पर हम देखें तो दो चीज़ें कॉमन, एक तो 2 है, ये भी 2 का, ठीक है, 4 का गुणनखंड भी 2 होता है, तो यहाँ से यानी 2 दोनों जगह से कॉमन आ सकता है, और साथ में दोनों जगह x है तो 2x कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, ठीक है। 2x कॉमन आया, यहाँ क्या बच जाएगा, 2x तो कॉमन आ गया, केवल क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस यहाँ से 2x कॉमन आया तो x तो कॉमन आया, साथ में 1 2 भी आया, तो क्या बचा, 1 2 बचा, 2 दूना 4, क्योंकि गुणा करके फिर वही चीज़ हमको वापस मिल जाएगी। फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए। जब माइनस कॉमन आएगा तभी ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है। फिर साथ में हमें x + 2 चाहिए, तो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में ये x बच जाएगा, और 3 दूना 6, ये प्लस का 2 बच जाएगा, तो बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर चिन्ह और जो पद है वो एक समान होना चाहिए, चिन्हों में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी x + 2 है, उसमें भी x + 2 है, तो x + 2 दोनों जगह, इसलिए x + 2 क्या कर लिया, कॉमन, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 2x बच गया, अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 3 और इक्वल टू 0। फिर वही जो पिछले प्रश्न में प्रोसेस किया, x + 2 = 0, और जो दूसरे ब्रैकेट में है 2x - 3 = 0, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से x + 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, जैसे इसको पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे तो इसके जो चिन्ह हैं ये परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2x =
यहाँ माइनस का था, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि x की पूरी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ कोई भी गुणांक नहीं रहना चाहिए। तो x इक्वल टू 3/2। तो x के दो मान निकल गए, एक x इक्वल टू ये निकला और दूसरा ये निकला, यानी पहले वाले को अगर अल्फा कहेंगे तो अल्फा इक्वल टू -2 और दूसरे वाले को बीटा करेंगे तो बीटा इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हमें इस द्विघात समीकरण के दो मान प्राप्त हो चुके हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमें प्रश्न नंबर 1 के अन्य सभी पार्ट्सों को भी फ्रेंड्स क्या करना है, हल करना है। अपनी पेन और कलम ले लेंगे और किताब निकाल लेंगे और इसके अन्य पार्ट्स को आप हल कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। अब आप आते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो एक बार प्रश्न नंबर 2 के पहले पार्ट्स को देख लेंगे, बुक निकाल लेंगे सभी लोग। लिखा है, जॉन और जीवनी के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? दो चीज़ें हमारे पास दे रखे, एक जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या दे रखी है। तो मान यहाँ पर देख लेंगे, जॉन और जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या बराबर 45। एक तो ये दे रखा है। तो जब दोनों के पास कुल मिलाकर 45 हैं तो एक के पास कितना होगा, क्योंकि दे नहीं रखा, हमें एक के पास का निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचे बराबर x। अगर जॉन के पास x रहे हैं और कुल मिला के 45 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। माना कि प्रारंभ में कुल मिला के उनके पास 45 थे और हम अगर जॉन की बात करते हैं और जॉन के पास अगर कंचों की संख्या 25 थी तो जीवंती के पास कितनी होगी, ये सपोज है, ठीक है। तो 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20 आएगा। तो वही हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। तो प्रारंभ में जीवंती के पास कंचे बराबर लिख लेंगे, प्रारंभ में जीवंती के पास कंचे बराबर 45 - x, ठीक है। ये हो गया दोनों का कि फर्स्ट में 45 थे, जॉन के पास अगर x हैं तो जीवंती के पास 45 - x होंगे। अब उसके बाद प्रश्न में अगला स्टेप लिखा हुआ कि दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं। दोनों के कितने कंचे खो जाते हैं, 5-5। तो अगर जॉन 5 कंचे खो देता है तो उसके पास 5 कंचे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसके पास कितने बचेंगे, x - 5। तो लिख लेंगे, यदि जॉन के 5 कंचे खो जाते हैं तो शेष कंचे बराबर, किसके पास, जॉन के पास शेष कंचे बराबर x - 5, ठीक है। इसी तरह अगर जीवंती के भी 5 खो जाते, यदि जीवंती के भी 5 कंचे खो जाते हैं तो शेष कंचे बराबर कितने थे उसके, 45 - x। तो 45 - x - 5। अब इसमें से भी ये घटा देंगे तो 45 में से 5 गया तो कितना बता, 40। तो 40 - x कंचे बचेंगे जीवंती के पास, ठीक है। जीवंती के पास कितने बच जाएंगे अब, 40 - x कंचे। तो अब लिख रहा, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो बचे हुए हैं ये जॉन के शेष कंचे और ये जीवंती के शेष कंचे, अगर हम इनको गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे आएगा 124। कितना आना चाहिए, 124। लिख लेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में लिखा है इसलिए प्रश्नानुसार शेष बचे कंचों का गुणनफल बराबर, शेष बचे
कंचों का गुणनफल बराबर कितना कह रहा, 124, ठीक है। तो शेष बचा यानी जॉन के पास बचे हैं x-5 इंटू और जीवंती के पास बचे हैं 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगा। इस 40 का इसके साथ करेंगे तो 40x, इस x का इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का इसके साथ करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 200 माइनस का 200 और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5x, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 124, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये इनका गुणा करके आ गया है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन सब का पक्षांतर, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स को प्लस अगर करना है तो या तो एक बार इसको हल कर लेंगे और माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर इन सभी का पक्षांतर उधर कर लेंगे और बराबर 0 के लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों तरीके हमारे पास हैं। तो 40x और 5x ये है, तो ये हमारा हो गया 45x माइनस का एक्स स्क्वायर और इस 124 को इधर ले आएंगे, उधर प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 200 और 124 जोड़ेंगे तो माइनस का 324 बराबर 0। अब फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये माइनस में आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्लस का कर लेंगे, ठीक है। प्लस का करने के लिए प्लस का इसलिए कि माइनस का हल करने में हमें समस्या हो सकती है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने के लिए यहाँ या तो माइनस को कॉमन ले लेंगे या फिर इसको उधर ले चलेंगे, 0 इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसा भी आप चाहिए, माना हम यहाँ माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते तो माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर अब सबसे पहले इसी को एक्स स्क्वायर को ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 45x माइनस का, क्योंकि जो पहला प्लस था वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 324 हो जाएगा और बराबर 0। अब इस माइनस चिन्ह को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र यानी हटा देंगे अब, क्योंकि ये उसमें हो चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। और फ्रेंड्स जो मैंने अभी तक आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा ये, ठीक है। तो यहाँ एक है तो 324 का ये कितना आएगा, 324 ही आएगा, लेकिन इस 324 को हमें तोड़ना दो भागों में ऐसा है कि 45 जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिले, 45 मिले, चाहे वो दोनों के दोनों माइनस चिन्ह जुड़ के 45 हो जाएं, ठीक है, कि हमने कहा कि दो इस प्रकार से टूटे कि दोनों को जोड़ के कितना आए, 45 आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 324 का फिर से वही अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसे दो पार्ट्सों में तोड़ लेंगे। दो पार्ट्सों में तोड़ने के बाद ही हमारे पास जो गुणनखंड आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x और धन 324 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 36 और 9 दोनों के दोनों माइनस हैं, तो माइनस 36x माइनस 9x बराबर माइनस का 45x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दो खंड बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, हम x कॉमन ले लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे केवल x कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 36। यहाँ भी बिल्कुल x माइनस 36 चाहिए, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे x ही है, इसका मतलब सीधे सीधे माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट, एक में x माइनस 36 और दूसरे में x माइनस 9 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से हमें कॉमन लेना है, तो आइए लिखते हैं। तो इस तरह से लिख लिया, एक ब्रैकेट में हमने x माइनस 36 लिखा, दूसरे में x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखा, और जैसे अभी तक हमने पिछले प्रश्न को हल किया, दोनों को अलग अलग क्या कर लेंगे, बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। और x माइनस 9 इक्वल टू भी 0, यहाँ से x इक्वल टू 36 आ जाएगा और यहाँ x इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब
ये हमारे पास दो मान निकल गए, एक एक्स या 36 और एक एक्स का मान 9 निकल गया। तो अब हम देखेंगे या तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे या फिर 9 कंचे होंगे। ठीक है, तो अतः जॉन के पास कंचे बराबर 36 या 9, क्योंकि दोनों के दोनों मान यहाँ पे क्या निकले, प्लस के निकले, और 36 और 9 को जोड़ के भी 45 हो रहा। कुल कितने कंचे थे, 45 थे। तो यानी कुल मिला के ये निकला, अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और अगर जीवंती के पास 36 होंगे तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे अभी लिख लेंगे। जब जॉन के पास 36 होंगे तब जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और जब जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। तब उल्टा क्रम चलेगा 9 और 36 का। ठीक है, जीवंती के इसके पास 36 होंगे तो जीवंती 9 होगी, जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा भाग है वो हम लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न है और इसको हम खुद भी करके देखेंगे कि किस तरह से ये हल होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आएगा, और उन संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 27 दे रखा है, तो हमें एक भी संख्या ज्ञात नहीं, तो एक संख्या को मान लेंगे हम कि माना पहली संख्या बराबर x। अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है, तो अगर 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो अतः दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई। अब है संख्याओं का गुणनफल दे रखा। ठीक है, संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो प्रश्न के अनुसार है, संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। यानी इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 82। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या ये है, तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, गुणा किया इसके साथ तो ये 27x आया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का 27x होगा, और ये खुद ही उधर है तो प्लस 182 बराबर 0। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब हमें ये फिर वही द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब जैसे हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको क्या कर लेना, हल कर लेना, क्योंकि इसका गुणनखंड, इसका जो गुणांक है x स्क्वायर का 1 है और ये c है, तो 182 कम 182 आएगा। अब इस 182 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने और जोड़ या घटाने पर हमें कितना चाहिए, 27 चाहिए। कितना चाहिए, 27। ठीक है, अब 182 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x यानी 182 बराबर 0, ये आ जाता है इनका। 182 का अब ऐसे गुणनखंड करेंगे तो जो दो ग्रुप हमारे पास बनेंगे वो 13 और 14 बनेगा। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। ठीक है, अब वही यहाँ पे एक ग्रुप ये बना, दूसरा ये बना, यहाँ इन दोनों में से हमें क्या कॉमन आएगा, केवल x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 14। x कॉमन आ गया यहाँ से तो यहाँ x बचा, यहाँ से x कॉमन आया तो 14 बचा। अब माइनस का चाहिए लेकिन प्लस का है तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ केवल x चाहिए तो माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि केवल ये x चाहिए तो x आया, और 13 और 14 गुणा करके 182 आ रहा, तो अंदर बच जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। अब दोनों में वही चीज़ें हैं इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, अलग अलग दोनों को फिर वही 0 के बराबर, x माइनस 13 बराबर 0।
तो x बराबर निकला 14 और x बराबर निकला 13। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी। ठीक है, समझ गए। अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः पहली संख्या एक संख्या 13 तथा दूसरी 14, या एक संख्या 14 तथा दूसरी संख्या 13। तो इस तरह से हमारे पास ये इन संख्याओं का भी क्या निकल आया, उत्तर निकल आया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 पे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत की बात मैं आपको बता, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा। कैसा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रमागत भी है और धनात्मक भी है। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आते हैं, जैसे हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये क्रम से आने वाले हैं। ठीक है, अगर हमें क्रमागत कैसे पता प्राप्त होती है, 3 के बाद 4 कब आता है, जब 3 में 1 को जोड़ते हैं। 3 धन 1 बराबर 4, दिख रहा है, या 4 धन 1 बराबर 5। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों संख्याएं दे नहीं रखी हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। ठीक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, पहला x है, तो उसका क्रमागत कैसे प्राप्त करना है, क्या कहा मैंने, 3 धन 1 बराबर 4 और 4 धन 1 बराबर 5। तो वैसे x धन 1 जो है अगली क्रमागत संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x धन 1। अब आएंगे प्रश्नानुसार कि जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग वर्ग करके जोड़ देना है, और जोड़ कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो पूर्णांकों की वर्गों का योग बराबर 365, ये प्रश्न के अनुसार है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिख रहा है, ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनके पूर्णांक जो संख्या है इनके वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग का योग बराबर 365। अब इनको विस्तारित या प्रसारित रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले हल कर लेंगे इधर के पार्ट्स को। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर और धन 2ab, तो 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। अब x को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस ये 2x का 2x रहेगा और प्लस का 1 है। अब इस 365 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x और ये प्लस का 1 माइनस का 365, तो माइनस का 364 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर हमें लग रहा है कि इनके गुणांक अगर कट सकते हैं तो काट के सरल कर देना चाहिए। ठीक है, अगर हो रहे हैं तो यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कट गया, ये भी 2 है, 2 एकम 2 कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 बचा, 1 16, 2 8 16 और 2 एकम 2 182। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। अब वो 182 हम पिछले प्रश्न में भी 182 का गुणनखंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, वह ग्रुप बना, 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस 14 का बना, दूसरा माइनस 13x और इसका बना। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले ब्रैकेट से जब हम x को कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x धन 14। ठीक है, दूसरे में -13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो 14 बराबर 0। वही एक ब्रैकेट में x प्लस 14 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x बराबर प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। अब ये निकला x बराबर माइनस का 14 और ये निकला है x बराबर प्लस का 13। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक था तो ये ऋण चिन्ह के साथ निकला है, ठीक है, और ये धन चिन्ह के साथ निकला। तो धनात्मक पूर्णांक था, अतः पहला जो संख्या है वो 13 होगी और दूसरी 14 होगी। तो अतः क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है ये मान ऋणात्मक निकल चुका है, अतः पहली क्रमागत या संख्या बराबर 13 और दूसरी बराबर x धन 1 यानी 14। तो ये हमारे पास इस तरह से उत्तर निकल आ गया है प्रश्न नंबर 4 का। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 है, देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या लिख रखा? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर कह रहा और तुलना की गई कि जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये ऊंचाई है, ये आधार है। तो माना आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई क्या है? आधार से 7 कम है। तो इस तरह से हम इसको समझने के लिए त्रिभुज बना लेंगे कि किस तरह से ये है। ठीक है, और उसके बाद हमें पूछ रहा है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें इसका आधार और ये निकालना। तो समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे माना है वही यहाँ पे लिख लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो अतः ऊंचाई बराबर x माइनस 7। ठीक है, और कर्ण दे रखा है हमें, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब क्या करना है, क्योंकि हमें आधार और ऊंचाई निकालनी है तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स एक बार पाइथागोरस प्रमेय को सुन लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए किया। समकोण यानी जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण है जो हमारे पास 13 है तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब यानी जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, लंब का वर्ग। ठीक है, तो चाहे इसको इधर लिखें चाहे इधर, या इस रूप में भी लिख सकते हैं। आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब यानी ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रूप में होता है। तो आधार क्या है? x का वर्ग धन लंब क्या है? x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण यानी 13 का वर्ग। ठीक है, अब आधार का वर्ग ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे तो x स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इसका 7 × 49 और माइनस 2ab, 2 यानी 2 × 7 यानी 7 × 14 और x। ठीक है, तो माइनस का 14x बराबर 13 का जो वर्ग होता है कितना होता है? 13 13 के 169। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जोड़ेंगे, एक 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1x ये है 1x स्क्वायर ही है तो दोनों जुड़ के 2x स्क्वायर, माइनस का 14x क्रम से ले आएंगे और प्लस का 49 और इसको भी इधर ले आएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस 169 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 2 गया 4 गया 2 और 1 यानी 120। वो किसका आ जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0। अब अगर इसको चाहें तो हम सरल भी कर सकते हैं, ये 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये 2 से काट देंगे तो ये x² बचेगा, 2 से कटेगा तो ये माइनस का 7x बचेगा, 2 से कटेगा तो माइनस का 60 बचेगा बराबर 0। अब इसके और इसका गुणांक का गुणा करना है तो इसका गुणांक 1 है और 60 के साथ 60 एकम 60 ही हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है, चाहे या जोड़े या घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7। तो इस तरह से ये टूट जाएगा, ठीक है। और हम अलग से जो मैंने पिछले प्रश्नावली 4.1 में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वो सारा समझा चुका हूँ। तो एक बार जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को भी देख लेंगे। तो ये x² और 12x प्लस का 5x, 12 पंचे 60 और माइनस 60 इक्वल टू 0। वे दो ग्रुप, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, x माइनस 12, माइनस का चाहिए तो यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 12 दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 12, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों को फिर वही अलग अलग रख लेना है, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 12 और x बराबर माइनस का 5। तो x के दो मान निकले हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, तो लंबाई माइनस में तो निकल नहीं सकती है, इसलिए ये तो होने का कोई मतलब नहीं, लंबाई को हम माइनस में तो माप नहीं सकते हैं। तो मतलब x का मान कितना है, 12। तो यानी इसका आधार कितना निकला, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x को माना था हमने आधार, तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या थी, x माइनस 7, यानी x माइनस 7 का मतलब था 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी, एक तो निर्मित बर्तनों की संख्या और फिर प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी, जो हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि उस विशेष दिन में कितने बर्तनों की संख्या निर्मित हुई है वो मान लेंगे। क्यों माना, उस विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो लिख लेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। बर्तनों की संख्या x थी, लेकिन प्रश्नानुसार जो हमारे पास कंडीशन है कि प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो प्रत्येक बर्तन की, अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, यानी एक को बनाने में कितना लागत आती है, कितना खर्च आता है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है, x का 2 गुना यानी 2 से गुणा करेंगे और धन उसमें 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x धन 3। तो ये है प्रत्येक एक नग की निर्माण लागत इतनी है, जो हमारे पास प्रश्नानुसार स्थिति है।
और कह रहा कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी। उस दिन की जो कुल निर्माण लागत थी वो कितनी थी, 90 रुपये थी। लेकिन उससे पहले कंडीशन दी हुई है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो एक नग की निर्माण लागत ये है और बर्तनों की संख्या ये है, तो इन दोनों का गुणा करके कितना आना चाहिए, 90 रुपये आना चाहिए। ठीक है, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत बराबर उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत बराबर बर्तनों की संख्या गुणा एक नग की निर्माण लागत यानी 2x धन 3, तो बराबर इसका इसके साथ गुणा करें तो 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसको इससे ऐसे लिख लो ताकि आसानी रहे। इसका इसके साथ 2x स्क्वायर धन 3x, तो उस दिन जो निर्माण लागत थी वो कुल कितनी थी, 2x स्क्वायर धन 3x। तो प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत बराबर या निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। ठीक है, और यहाँ कितना आया, 2x स्क्वायर धन 3x, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 3x बराबर 90, इसको इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर धन 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ इसका गुणांक 2 है, इसका ये, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 9 दूना 18 यानी 180 आ जाएगा। और इस 180 को हमें ऐसा तोड़ना है कि ये क्या आ जाए, जोड़ या घटाने पे 3 आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर धन, अगर 180 है तो देखो कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। 180, ठीक है, इस 180 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड हमें गुनेंगे वो गुनेंगे 15 गुणा 12, क्योंकि 15 दूना 30 का 0, 15 का 15 3 और 1, 15 और 3 18, 180 आ रहा। तो ये इस तरह से इसको हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। और इस प्रकार के प्रश्नों को इनका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए और इनका जोड़ा बनाने के लिए आप प्रश्नावली 4.1 का वीडियो अवश्य देखें, जिन्होंने नहीं देखा है या जो नहीं समझ पाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15x और माइनस, क्योंकि प्लस का 3 चाहिए तो 12x और माइनस 90 बराबर 0। 2 जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2x स्क्वायर धन 15x है तो 2 तो कॉमन आ नहीं सकता है, तो केवल क्या आ सकता है, x आ सकता है। तो यहाँ बचेगा 2x और धन 15। ऐसे भी यहाँ हमें ब्रैकेट के अंदर कितना बचना चाहिए, 2x धन 15 बचना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 6 दूना 12 यानी 2x और धन 15 छके 90, ये आ गया। ठीक है, बराबर 0। फिर वही 2 ब्रैकेटों में, एक में 2x धन 15 लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और दूसरे में x माइनस 6 बराबर 0। अब ये दोनों को अलग अलग, 2x धन 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15/2। तो जहाँ ये क्या है, x बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या तो माइनस में आ नहीं सकती है, माना है ना हमने शुरू में, ये माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो बर्तनों की संख्या का मतलब माइनस में आना का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो यानी 6 क्या था, उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या थी। ऋणात्मक मान तो हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक का मतलब हमने किसी तरह के बर्तन बनाए नहीं, वो भी माइनस में बनाए, तो कहाँ बनाए भैया, 0 से नीचे की ओर बना रहे, गिनती नहीं हो रही। तो ऋणात्मक चिन्ह वाले को छोड़ देंगे, तो अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। ठीक है, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और x बराबर 6। ठीक है, तो उस दिन हमने कितने बर्तन बनाए, 6 बर्तन बनाए। ठीक है, और हमें एक बर्तन की निर्माण लागत निकालनी है। तो निर्माण लागत क्या थी, यहाँ पे है एक बर्तन की जो निर्माण लागत थी 2x धन 3 था, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 2x धन 3, तो 2x यानी कि 2 गुणा 6 धन 3, तो 6 दूनी
12 धन 3 बराबर 15। तो एक की निर्माण लागत कितनी थी? 15 रुपये थी। तो 15 छक्के 90 तो आ रहा, 15 छक्के 90 था ना कुल निर्माण लागत, तो ये आ गया। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से भी अवश्य करें। और इसी प्रकार से अगली वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो अगली वीडियो बनाई जाए उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अंतिम तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।